75% अभी भी ऑर्गेनाइज मार्केट के अंदर गैप है। अगर 10 डेयरीज खुलती हैं तो आप समझो कि 6 डेयरियां 3 साल के अंदर बंद हो जाती है। क्या डेयरी का काम करना, यहाँ से दूध लेते हैं और इधर बेच देंगे और पैसा ही पैसा है। क्वालिटी कंट्रोल की जो माइंडसेट है, जिन भी लोगों का वीक होता है, या तो वो स्ट्रगल करते रहते हैं या मतलब आस्ते आस्ते बंद हो जाते हैं। जितनी भी मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया की, 25% ऑफ टोटल मिल्क विच इज प्रोड्यूस्ड इज गोन टू द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। तो ये डेयरी इंडस्ट्री जो है अभी 25% से लेके 100% तक जानी है, जो एक टेक्नोलॉजी जिसने बहुत फायदा किया है डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री का, वो है अगर हम उनसे एआई करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे एनिमल का, तो देयर आर large number of chances that we get a female calf। तो डेयरी फार्म का सक्सेसफुल जो फॉर्मूला है कि भी अपनी फार्मिंग भी करनी है, प्रोसेसिंग भी अपनी करनी है, और तीसरा वेलकम टू GWME एज। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अमरदीप चड्ढा, उनसे मिलते हैं। सो अमरदीप जी, आप बिफोर वी स्टार्ट दी पॉडकास्ट, आपके एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज इतने सालों की है, तो ऑडियंस को आप प्लीज बताएं। Sure. So as you know that we are into dairy equipments, dairy farming equipments. We set up complete dairy processing units and dairy farms to MSME. Now, our expertise is something very deeper into this dairy industry zone, because when we work with a client, we just don't work with a client to give them equipment or machinery so that they set up their processing unit. We have a unique system in a sense that we actually, interview our customer, see what knowledge base, what understanding he has about dairy, and then we take him to the dairy sector. And we have educational programs also. We have a dairy school also. So we have a lot of dairy professionals who works with us. So we make them comfortable and then we take into the dairy sector. So how you support the business owners to set up the dairy, or what kind of support, आप एक्चुअली उनको किस तरीके से स्टार्ट करने से सपोर्ट करते हैं? तो मैं सबसे पहले ऑडियंस को बोलूंगा, जैसे आप बोलते हैं डेयरी, तो डेयरी के 2 पहलू हैं। पहले तो वो समझना पड़ेगा। नॉर्मली मैं किसी को भी बोलता हूँ डेयरी, तो वो कहते हैं कि अच्छा डेयरी फार्मिंग, गाय भैंस मवेशी रख के उस पर काम करना। तो डेयरी की 2 शाखाएं हैं। एक तो डेयरी हस्बेंड्री, जिसको हम कहते हैं डेयरी फार्म बनाना, फार्म सेटअप करना, और दूसरा है डेयरी प्रोसेसिंग, जहां डेयरी प्रोसेसिंग बनाने के लिए आपको जानवर रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दूध को इकट्ठा करके, कलेक्ट करके अपना डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट बना के अपने ब्रांड से आप उसको मार्केट कर सकते हैं। तो 2 अलग अलग से ये पहलू हैं। तो ये ऑडियंस को हमेशा जब भी सोचना है डेयरी के बारे में, तो ये सोचना चाहिए कि कौन से पहलू पे मैं जा रहा हूँ। ओके, राइट। सो फायदा किस में है बिजनेस ओनर को? तो सबसे बड़ी बात है फायदा किस में है उनको। देखो, फायदा दोनों में है, और दोनों ही कैपिटल इंटेंसिव भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कितना बड़ा डेयरी फार्म लगाना चाहते हैं, आप कितना बड़ा डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं। और अगर फायदे की बात करें तो फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आता है, तो मैं सबसे पहले उसका स्वभाव देखता हूं क्या है, क्या वो कंफर्टेबल है इन हिज हर एक का नेचर होता है। तो अगर वो एनिमल लवर है, या जमीन से जुड़ा है, या गांव से जुड़ा है, then yes, dairy farm would be good for him। और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या वो कुछ इन्वेस्टर हैं which they want to come and set up into this dairy industry, then I would recommend them to come into dairy processing rather than going into dairy farming। तो इसमें कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह, इनोवेशन वगैरह भी अब काफी चीजें आ गई हैं, तो थोड़ा सा वो भी बताएं उसके बारे में। सो मैं पहले डेयरी फार्म की बात कर लेता हूँ, फिर डेयरी प्रोसेसिंग की बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने बोला 2 पहलू हैं। तो डेयरी फार्म में उससे पहले एक आपको कुछ एनालिटिक्स देता हूं। हिंदुस्तान के अंदर
जितना भी दूध है, आप समझे अप्रोक्सीमेटली 80% इट कम्स फ्रॉम मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर्स मतलब जिनके पास 1 या 2 मवेशी हैं, अपने घरों में रखे हुए हैं, वो अपना मिल्किंग करते हैं घर में, जो सेल्फ कंजम्पशन होती है उतने घर की अपने घर में रख लेते हैं, बाकी जो दूध होता है वो कलेक्शन में चला जाता है। अब जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं डेयरी के, आपने मालूम होगा, बट सबके डेयरी फार्म्स नहीं है, तो उनका दूध कहाँ से आता है? कोई बड़े बड़े डेयरी फार्म्स से नहीं आता, राइट? तो वो ये छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर्स से आता है। उसके बाद देयर इज अ सेक्शन जहां हमको बोलते हैं, अगर आपने देखा होगा शहर के बाहर कुछ खटाल लगी होती है, बफलोज या काउज इकट्ठे 10, 15, 20 लोगों ने रखी होती है इकट्ठे, तो वो एक अलग क्राइटेरिया होगा बिजनेस का, और वो लोग बेसिकली मिल्किंग करते हैं और वो शहरों में सप्लाई करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई फ्रेश मिल्क, जो दूध वाले जिनको हम दूधिया बोलते हैं, तो वो सप्लाई करते हैं। एंड देन देयर इज वी से स्मॉल, माइक्रो और लार्ज डेयरी फार्म्स जो साइंटिफिकली एनिमल रियरिंग करते हैं, मिल्किंग करते हैं। वहां टेक्नोलॉजी काम आती है, जो आपका शब्द था टेक्नोलॉजी के ऊपर। और जो इन्वेस्टर है या जो सोच रहा है कि मैं नया व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं, तो वो समझे वो भी 10% ही है, अप्रोक्सीमेट फिगर दे रहा हूं। अगर हम डेयरी फार्मिंग लगाना चाहते हैं तो एक सिंपल सा है, अगर कोई बिल्कुल ब्लैंक है तो हम सबसे पहले वी हैव कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप नॉलेज शेयरिंग सेशंस विद देम। ओके, कि भाई आपने डेयरी फार्म लगाना है तो आपका लैंड कैसा होना चाहिए, आपकी एनिमल सिलेक्शन कैसे होनी चाहिए, आपका डेयरी फार्म में साइज क्या होना चाहिए, डेयरी फार्म अगर आपने लगा लिया तो इनकम जनरेशन कैसे होनी चाहिए, अगर आपके पास मिल्क भी आ गया उस दूध को आप आगे ले जाकर उससे पैसे कैसे बनाएंगे। तो ये सब प्लानिंग इनिशियल स्टेज पे होती है। एंड देन वी गेट इनटू टेक्नोलॉजी। अब ये भी डिफरेंट जगह के हिसाब से अलग होती है। अगर हम सोचें कि सपोज मैं कहता हूं कि ईस्टर्न साइड लगाना है या एनसीआर साइड लगाना है, कहीं लेबर अवेलेबल है, कहीं लेबर अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब रीजन के हिसाब से भी बहुत ये मैटर करता है कि कहाँ पे आप जो सेटअप कर रहे हैं, तो किस रीजन में कर रहे हैं। तो फिर उसके स्टेप्स क्या क्या हैं रीजन वाइज? अगर मैं बोलूँ तो रीजन वाइज कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए किसी को भी स्टार्ट करने के लिए? नाउ सबसे पहला क्राइटेरिया होता है साइट सिलेक्शन का, कि आप कहाँ डेयरी फार्म लगाना चाह रहे हैं, कितना लैंड है। अब हम सोचते हैं कि लैंड चाहिए एनिमल को रखने के लिए, बट जितना जगह हमें एनिमल रखने के लिए चाहिए उससे 10 गुना जगह हमें फॉडर के लिए चाहिए। हमको उनको फीड भी तो करना है। ठीक है। नाउ अब मेन कंपोनेंट जो एक डेयरी फार्मिंग लगाने का है वो वाटर है। वाटर की क्वालिटी आपके जो लैंड है वो कैसी है, फॉडर की अवेलेबिलिटी कैसी है, वेदर जो है वो वहां कैसा है, उसके हिसाब से हम शेडिंग करेंगे। कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, तो शेड के डिजाइन भी सेवरल है। नॉर्मली लोग क्या गलती करते हैं कि भी किसी का शेड देखा बना हुआ, ठीक है इसको ऐसे ही बना लिया। नाउ ईस्ट वेस्ट साउथ, कहाँ से हवा ज्यादा आती है, कहाँ से हवा पास होती है, तो ये सारी चीजें वी हैव टू टेक केयर। तो टेक्नोलॉजी में तो बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। अगर मैं कहने लगा तो मेरे को लगता है कि पूरा दिन भी कम है। बट जो एक टेक्नोलॉजी जिसने बहुत फायदा किया है डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री का, वो है सेक्स सॉर्टेड सीमन। तो जो हमारा हिंदू देश है, हम अपने एनिमल्स को बहुत प्रेम करते हैं। तो अगर सपोज बछड़ा होता है तो हम उसका करेंगे क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो अब ये सेक्स सॉर्टेड सीमेन अवेलेबल है। अगर हम उनसे एआई करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे एनिमल का, तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चांसेस दैट वी गेट अ फीमेल काफ।
ओके, तो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जब आपने बोला एआई, तो मतलब इस इंडस्ट्री में भी एआई 100% इंट्रोड्यूस हो चुका है। बिल्कुल, और ये एकदम डेयरी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान जो है वो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है ओके, एंड इट इज ग्रोइंग। अभी क्योंकि कोरोना आया और फुट एंड माउथ डिजीज थी तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा है। आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 3.5% की ईयरली ग्रोथ है इस इंडस्ट्री के अंदर। और इस इंडस्ट्री में गैप क्या क्या है? मतलब अभी भी बहुत सारे गैप है, अभी भी जो पूरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। हम हमेशा सुनते हैं कि रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो क्या क्या गैप्स हैं इस इंडस्ट्री में? बहुत अच्छा सवाल है। अब गैप तो आप समझे कि लाइक हम सब कंज्यूमर हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। अब आपने कितनी बारी सुना कि मिलावटी पनीर, हाँ जी, बहुत मिलावटी आजकल खोआ। बहुत ज्यादा ट्रेंड में है कि पनीर नहीं खाना चाहिए क्योंकि मिलावटी आ रहा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। तो ये एक गैप है, इसी वजह से तो ये सब मिलावटी हो रहा है। अगर मेरे पास अच्छा प्रोडक्ट, साफ प्रोडक्ट, अवेलेबल प्रोडक्ट सब जगह रहे तो कौन मिलावट में पड़ेगा? ठीक है, कुछ एक ऐसे प्राणी होते हैं कि भाई जो पैसा जल्दी बनाने के चक्कर में कुछ भी करें, तो उनको वो अलग बात है। बट अगर मैं गैप कहूं जो आने वाले टाइम पे हिंदुस्तान को ऊपर ले जाएगा, अभी मैं डेयरी फार्मिंग पे ही फोकस हूं, तो वो है, उसको हम बोलते हैं टेक्निकली इंटीग्रेटेड डेयरी फार्मिंग। ओके, इंटीग्रेटेड डेयरी फार्मिंग का मतलब है कि हमने डेयरी फार्म लगाया और उसी के साथ ही प्रोसेसिंग यूनिट लगा दिया। ओके, तो फ्रेश दूध की मिल्किंग हुई, उसी वक्त प्रोसेस हुआ, उसी वक्त दूध की पैकिंग हुई, पनीर बना, खोआ बना, जो भी कर्ड बना, और आपको फ्रेशली वो आपके पास डिलीवर हो जाए, तो उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता तो बहुत उत्तम होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो कोल्ड स्टोरेज हो गया या जो प्रोसेसिंग यूनिट है, अगर उसके साथ डेयरी फार्मिंग के साथ अगर उसको भी इंटीग्रेट किया जाए तो काफी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, तो ये एक ग्रोथ फैक्टर है जो आने वाले टाइम पे लगेगा हिंदुस्तान के अंदर। अब मेरे हिसाब से जो भी अच्छे और बड़े फार्म आएंगे वो प्रोसेसिंग के साथ ही आएंगे और प्रोसेसिंग के साथ ही कामयाब होंगे। अब इसकी बेसिक वजह मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मेजरली जो मिल्क आ रहा है वो आ रहा है फार्मर से, और एवरेज मैंने आपको मवेशी बताया कि एक या दो रखे हैं तो उनसे दूध आ रहा है। अब जब उनके पास जब एनिमल है तो ना तो उनके पास कोई फार्म मैनेजर है, ओके, अपनी खेती बाड़ी होती है तो फीडिंग भी होती है, ख्याल रखने के लिए घर के मेंबर्स हैं, तो उनका कोई मेजर एक्सपेंस नहीं है। तो वो जो मिल्किंग करते हैं वो डायरेक्ट दैट गोज टू लॉट ऑफ प्रेजेंट डेयरीज जो दूध खरीदती हैं, जो सोर्सिंग करती हैं। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं तो से 35 रुपीज, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 35-40 रुपीज के अंदर वो दूध सेल कर देती है प्रोसेसिंग को, और प्रोसेस करके एंड देन डेयरी सप्लाई टू कंप्लीट चेन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब जब डेयरी फार्म खुलेगा, एक बड़ा फार्म खुलेगा, अगर वो फार्म का अपना जो दूध है वो ही प्रोसेसर्स को देता रहे तो उसको वैल्यू कितनी मिलेगी? वही 35-40। और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी और उसके खर्चे ज्यादा है। तो अब डेयरी फार्म को अगर सक्सेसफुल होना है, ही हैज टू वर्क ऑन प्रोसेसिंग बाय इट्स साइड एंड सेल देयर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन प्रीमियम। तो दैट मीन्स कि 3 पार्ट्स हो गए। वन इज डेयरी फार्मिंग, एक सेटअप करना, एक जो है बीच में एक सोर्सिंग वाला भी पार्ट हो गया, एंड देन प्रोसेसिंग यूनिट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो तीनों को कलेक्ट कर लेंगे तो बड़ा फॉर्मूला है, और बिल्कुल आपने सही पकड़ा। तो मैं जिसको कंसल्ट करता हूं तो मैं सिंपल ये कहता हूं कि अगर डेयरी फार्म को कामयाब बनाना है पहले दिन से, क्योंकि देखो एनिमल का भी ट्राई पीरियड होता है, तो मेरा फार्म बन गया और मेरे पास 1000 लीटर दूध के रोज कस्टमर है, राइट। अब सीजन से भी दूध को इफेक्ट होता है, गर्मियों में दूध जो मिल्किंग है वो कम हो जाती है, सर्दियों में बढ़ जाती है। देन देयर इज अ ड्राई पीरियड ऑल्सो, जब एनिमल दूध देना बंद करता है। नाउ उस स्टेज पे जो डिमांड है वो तो सेम ही रह रही है ना। ओके, तो उसके लिए जो आपने वर्ड बोला सोर्सिंग का,
यही मैं हमेशा बोलता हूं, अगर डेयरी फार्म को सक्सेसफुल करना है तो जितना दूध आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो उतना दूध आपको मार्केट से भी उठाना है, दूसरे फार्मर से भी उठाना है, और उसकी गुणवत्ता को चेक करके अच्छे से, क्योंकि उसमें मिलावट होगी तो आपका डेयरी फार्म का दूध का क्या फायदा। तो इसलिए हमने इसको कॉन्सेप्ट दिया है दैट वी कॉल इट सैटेलाइट फार्मिंग। ओके। कि आप एक डेयरी फार्म लगाएं और आपके आसपास इतने लोग हैं जिनको व्यवसाय चाहिए, तो आप उनको अपने साथ जोड़िए, क्योंकि आपका डेयरी फार्म है, आपको नॉलेज है अपने कैसे मिल्किंग करनी है, कैसे डेयरी फार्म सेटअप करना है, एनिमल का कैसे ख्याल रखना है, कौन सी ब्रीड लेनी है। और तो इसी तरह से छोटे छोटे सैटेलाइट फार्म्स लगाएं और वहां से मिल्क लेकर अपने फार्म पे लेकर आए एंड देन यू डू द डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। तो डेयरी फार्म का सक्सेसफुल जो फॉर्मूला है वो बना कि भी अपनी फार्मिंग भी करनी है, प्रोसेसिंग भी अपनी करनी है, और तीसरा आउटसोर्स भी करना है दूध को, एंड दिस विल बिकम अ विनिंग फॉर्मूला। सो अभी आपने डेयरी फार्मिंग के लिए तो काफी कुछ बता दिया, लेकिन डेयरी प्रोसेसिंग के बारे में अभी रह गया है, तो उसके बारे में बताइए आप। तो डेयरी प्रोसेसिंग डेयरी फार्मिंग से बिल्कुल अलग है। डेयरी प्रोसेसिंग में बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, मार्जिनल फार्मर्स हैं जो जिनके पास दूध अवेलेबल है, हम उन फार्मर्स से दूध इकट्ठा करते हैं। उसको इकट्ठा करने के लिए कलेक्शन सेंटर्स लगते हैं, चिलिंग सेंटर्स लगते हैं। आज की डेट में बल्क मिल्क कूलर्स हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बैकबोन है कलेक्शन की, क्योंकि अगर दूध की अच्छी क्वालिटी मेंटेन करनी है तो दूध को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चिलिंग सेंटर से दूध ठंडा होके मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट पे खरीदा जाता है, और मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर फिर वेइंग होती है, पैस्चराइजेशन होती है, पैकेजिंग होती है, प्रोडक्ट्स बनाने की मशीनरी लगती है, फिर कोल्ड स्टोरेज पे जाता है एंड देन इट गोज टू सप्लाई। तो प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे कि डेयरी फार्मिंग है, और मतलब जितना दूध निकलता है उतना कंज्यूम भी होना है, तो वो कंज्यूम कहाँ से होगा, वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से होगा। तो सबसे पहले ये बात, क्योंकि सवाल ये होता है कि क्या प्रोसेसिंग, डेयरी प्रोसेसिंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए क्या नहीं। सबसे बड़ी चीज तो वही है। अब वो अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा येस और नो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या गैप है। अब जितनी भी मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया की, उसके अंदर सिर्फ आप समझो 25%, हद हो गई तो 30%, बट नॉर्मली इफ यू go into government data, it will show you around 25%. 25% of total milk which is produced is gone to the organized market. Organized मतलब क्या है कि डेयरी प्लांट्स पे जाता है, प्रोसेस होता है और फिर कंज्यूमर के ऊपर जाता है। तो इसमें वेस्टेज भी काफी होती है? नहीं, वेस्टेज काफी नहीं होती है। इसके अंदर ये अंडरस्टैंड करना है, वेस्टेज नहीं होती। 75% अभी भी दूध अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स में बिकता है। ओके। अब अगर मैं कहूं कि इंडिया की जो ऑर्गेनाइज्ड डेयरी मार्केट है डेयरी प्रोसेसिंग की, वो 25 से 30% है। अब आप कोई भी डेवलप्ड कंट्री में चले जाओ, उनकी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्या है डेयरी की, वो है 80%, 90%, तो अभी भी काफी गैप है, 95%। बिल्कुल। तो ये डेयरी इंडस्ट्री जो है अभी 25% से लेके 100% तक जानी है। 75% अभी भी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के अंदर गैप है। ओके। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया जा सकता है, या 5 इयर्स में आप कहाँ सोचते हैं कि क्या ऑर्गेनाइज का क्या अपॉर्चुनिटी है? देखिए, अपॉर्चुनिटी तो मैंने आपको बताई है कि अभी 70% मार्केट खाली है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में आने के लिए, ग्रो करने के लिए आप किसी भी अच्छी डेयरी इंडस्ट्री का, डेयरी कंपनी का डाटा उठाएं, आप उनकी ईयर बाय ईयर ग्रोथ देखें। अच्छी ग्रोथ हो रही है तो वो ग्रोथ इसीलिए हो रही है क्योंकि अभी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कम है, वो बढ़नी है। अब अगर आप बेसिकली पूछें कि हमने इसके अंदर आना है
सबसे यही मेरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि अगर किसी ने इस बिजनेस में आना है तो कौन कौन से स्टेप्स लेने की जरूरत है, कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्या रिस्क ऐसे हैं जो कि मिटिगेट कर सकते हैं? तो देखो, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरी जो पर्सनल रिसर्च है, कोई भी, मैं एमएसएमई के लिए बोल रहा हूं, स्मॉल माइक्रो और मीडियम डेयरीज के लिए बोल रहा हूं, जो मेरी रिसर्च है मैं उसके अंदर बोलता हूं 4 पिलर्स हैं। अगर आपने डेयरी के अंदर आना है, आपके 4 पिलर्स स्ट्रांग नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर फेल हो जाओगे। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। सबसे पहला, कोई भी बिजनेस में आता है तो सबसे पहला फाउंडेशन है मिल्क क्वालिटी कंट्रोल। ओके। अब क्वालिटी कंट्रोल का मतलब यह है, तो मैं उदाहरण देता हूं कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वापस नहीं आ सकती ना। तो मैं पर्सनली दूध को एक मतलब जीवित मानता हूं, राइट। आप समझे कि अगर दूध की क्वालिटी खराब हो गई तो कैसे सही होगी? नहीं हो सकती। ओके, राइट। तो इसलिए मैंने क्वालिटी नहीं बोला, मैंने बोला क्वालिटी कंट्रोल। तो इस चीज की डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बहुत गहरी, कि मैं अपना जो मिल्क है, जो मेरा रॉ मटेरियल है, उसको कैसे कंट्रोल्ड वे में रख सकता हूं जिससे कि मेरी क्वालिटी बढ़िया बने। तो बहुत सारे डेयरी एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, अरे भाई क्या डेयरी का काम करना, यहां से दूध लेते हैं और इधर बेच देंगे और पैसा ही पैसा है। क्वालिटी कंट्रोल की जो माइंडसेट है, जिन भी लोगों का वीक होता है, या तो वो स्ट्रगल करते रहते हैं या मतलब आस्ते आस्ते बंद हो जाते हैं। ओके। और देखो, मेरे पास इस तरह से डाटा नहीं है, बट अगर आप नॉर्मल इंडस्ट्रीज का भी डाटा लो, अगर 10 डेयरीज खुलती हैं तो आप समझो कि 6 डेयरियां 3 साल के अंदर बंद हो जाती है। बंद हो जाती हैं। 60% आपका मतलब है कि डेयरी जो है वो बंद हो जाती है। 3 साल नहीं तो 5 साल स्ट्रगल करेंगे। अब मैं वही उन्हीं को मैंने देखकर, क्योंकि मैंने अपने हाथों से, मेरे ख्याल अब अगर मैं काउंट तो रह ही नहीं गया, कोई 600-700 डेयरीज मैंने अपने हाथों से बनाई। तो कौन सी ऐसी फेमस ब्रांड है जिनके लिए आपने डेयरी सेटअप किया है? अभी मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगा एज सच, और क्योंकि एक डेयरी को सक्सेस करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। बट मैं आपको जो पहले बात बता रहा था कि 4 फंडामेंटल्स हैं, जो भी डेयरी लगाना चाहता है वो सोच के डेयरी लगाए, जिसके अंदर पहला मैंने बोला क्वालिटी कंट्रोल। और दूसरा क्या है? दूसरा है आर्ट ऑफ मिल्क कलेक्शन। ओके। अब बहुत सारे हैं लोग, डेयरी लगाने आते हैं तो बोलते हैं कि भाई दूध खरीदना है, दूध तो हम खरीद लेंगे। तो कैसे खरीदोगे? भाई वो 30 रुपए दे रहा है, वो 40 रुपए दे रहा है, 50 रुपए लीटर के हिसाब से ले लेंगे। एक बेसिक आदमी ये सोचता है, बट ये बहुत ही एक पहली सोच होती है। अब दूध को आप इस तरह से समझें कि सपोज आप मिल्क सप्लायर हैं, तो आप अगर रेट लगा रहे हैं कि मेरा दूध मैं 40 का दूंगा और मैं उसको फिर खरीदूं या निगोशिएट करूं, तो वो तरीका गलत है। मैं अगर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहा हूं, आप दूध लेकर आओगे तो मेरे को ये समझ होनी चाहिए कि इस दूध की कीमत क्या है। ओके। तभी आप इसके अंदर गहरे उतरोगे। तो पहला क्वालिटी कंट्रोल और दूसरा सोर्सिंग कह लो आप, बेसिकली हम अपने डेयरी की भाषा में मिल्क कलेक्शन। ओके। तो मिल्क कलेक्शन अब जब हो रही है, किसी ने आपको अडल्ट्रेटेड मिल्क दे दिया, आप कैसे पहचानोगे? उसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे? उसको हिसाब कैसे दोगे? उसकी पेमेंट कैसे करोगे? उस फार्मर को आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे होगा? आप चले जाओ, अगर आप अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाओगे तो आप दूध इकट्ठा भी नहीं कर पाओगे। तो ये सेकंड जो अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत डीपर होनी चाहिए। और आप समझो कि ये सेकंड फेलियर हो गया कि अगर आप
और इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो यही फेलियर का रीजन भी बन बिल्कुल सकता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब दोनों सवाल हो गए ना कि फंडामेंटल्स अगर सही नहीं होंगे तो वो फेलियर्स का भी रीजन बनेगा। अब एमएसएमई के बारे में हम बात कर रहे हैं। तीसरा पिलर मैं बोलता हूं मिल्क प्रोसेसिंग। ओके, बेसिकली मिल्क प्रोसेसिंग टेक्निक्स। अब डेयरी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, मल्टी प्रोडक्ट वाली भी हो सकती है, सिंगल प्रोडक्ट वाली भी हो सकती है। प्रोडक्ट्स के ऊपर भी डिफरेंट वैरायटीज है। अब जब आदमी प्रोसेसिंग यूनिट लगाता है तो जनरली यही देखा है कि भाई हमने वहां डेयरी देखी है, वहां डेयरी है, वो ऐसा कर रहे हैं। अब इसके अंदर होती है कि हम कौन सा प्रोसेस अपनाएं। ओके, आप समझे कि एक प्रोसेस सबके लिए नहीं है। ओके, अगर डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट टाइप का दूध है, डिफरेंट मार्केट है, तो प्रोसेस भी डिफरेंट है। और रीजन के हिसाब से भी ये डिपेंड करता होगा। रीजन के हिसाब से भी करता है और इक्विपमेंट भी डिफरेंट है। ओके, अब नॉर्मली क्या है कि अगर आप इंटरनेट देखोगे या कहीं बुक्स पढ़ोगे तो वहां एक प्रोसेस लिखे हैं, लोग उस प्रोसेस के पीछे चले जाते हैं। अब आपकी डेयरी के हिसाब से जो आप लगाना चाहते हैं, जो डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, उसके लिए सही डेयरी प्रोसेसिंग क्या होगी उसको अंडरस्टैंड करना है। उस अंडरस्टैंडिंग के बाद कौन से इक्विपमेंट पे इन्वेस्ट करना है और कौन से इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो ऐसा भी होता होगा बहुत बार लोग गलत इक्विपमेंट पे या गलत 100% उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो कैपेसिटीज का है। आज फॉर एग्जाम्पल मैं एक नया डेयरी व्यवसाय शुरू कर रहा हूँ और मैंने बोला भी मैंने 50,000 लीटर दूध का काम करना है और मैंने 50,000 लीटर की डेयरी लगा ली। और मुझे मालूम है कि पहले दिन 50,000 लीटर दूध नहीं आता। ओके, तो स्टेज में भी 5% आएगा, 10% आएगा। आपकी कलेक्शन को स्ट्रेंथ होने में भी टाइम लगता है, फिर मार्केट एक्सेप्टेंस में भी टाइम लगता है। तो बहुत सारी डेयरीज इस तरह से भी खराब होती हैं कि ओवर साइज्ड इक्विपमेंट ले लिए। ओके, तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होता है। उसमें इन्वेस्टमेंट चलो ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, मगर उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी हो जाती है कि आप उस रेट पे, जिस रेट पे मार्केट में रेट दूध बेचना होता है, वो नहीं बेच पाते और वो स्ट्रगल चलती है। इसी तरह से उल्टा है, अगर हमने बहुत छोटे इक्विपमेंट ले लिए तो फिर हम मार्केट डिमांड पूरी नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं पर्सनली उस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करता हूं और उसी में मेरी एक्सपर्टाइज है। ओके, so that I can guide them which equipment, which process will be suitable for your dairy to grow. ओके, एंड फोर्थ पिलर क्या है? फोर्थ पिलर बहुत कॉमन है और सबसे खतरनाक है। अब मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग क्वालिटी कंट्रोल भी समझ पाते हैं, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग मिल्क कलेक्शन भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मिल्क प्रोसेसिंग भी समझ जाते हैं। ये तीनों अच्छे होने के बावजूद भी चौथे में फेल हो जाते हैं। ओके, वो क्या है? और वो है मिल्क मार्केटिंग। अब आज की डेट में मार्केटिंग के लिए बोले तो वो हमें मालूम है, मार्केटिंग सबको मालूम, लोगों का ये एक परसेप्शन है। परसेप्शन है। अब एक बात बताओ, मिल्क जैसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आप रोज लेते हो, हर बार लेते हो और यूज करते ही करते हो? पनीर है, देसी घी है, बहुत सारे ऐसे हैं। दूध के अलावा बताओ ना, कोई नहीं है प्रोडक्ट। बिल्कुल, हाँ। और मिल्क क्या है इंडियंस के लिए, हिंदुस्तान के लिए? मिल्क is a kind of very emotional connect। जैसे दूध का नाम आता है बच्चे का ध्यान आता है, बड़े बूढ़ों का ध्यान आता है। तो दूध की मार्केटिंग या मिल्क प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी एक डिफरेंट आर्ट है। आप 10 तरीकों की एडवर्टाइजमेंट देखते हो, 10 चीजें अलग अलग प्रोडक्ट्स की देते हो, बट दूध की मार्केटिंग इज समथिंग डिफरेंट। तो इसको भी अंडरस्टैंड करना
एक डिफिकल्ट जॉब है, नामुमकिन नहीं है, बट आप सोचते हो कि मुझे मार्केटिंग पता है और आप इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं। और मैं बोलूं कि जो डेयरीज फेल होती हैं, जो डेयरी फेल होती हैं उसमें से 80% मार्केटिंग की वजह से फेल होती है। ओके। तो मार्केटिंग का बहुत बड़ा हाथ है। ये 4 पिलर अगर आपके अच्छे से डिफाइंड ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो ये बिजनेस के अंदर आपको मुश्किलें, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। और इसमें इन्वेस्टमेंट का कुछ रेंज आप बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक, आपने तो आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो अगर जो भी नया सेटअप कर रहा है उसको एक आइडिया लग सकता है। देखो, अगर तो कोई ब्लैंक है तो मैं बोलता हूँ कि डेयरी का एक ऐसा काम है कि आप 1000 रुपए से भी शुरू कर लो और 1000 करोड़ भी कम है। ठीक है, तो बहुत वेरिएशन है। तो आप किस लेवल में इस डेयरी के अंदर आना चाहते हैं उस पर इन्वेस्टमेंट की बात है। मगर अगर मैं एक मिनी डेयरी की बात करूं, स्मॉल एंड मिनी डेयरी की बात करूं, तो उसकी इन्वेस्टमेंट आप समझें कि 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है और फिर आप उसको कंटिन्यू करते रहो। और मैं जिनको कंसल्ट करता हूं तो मैं हमेशा, मेरा एक ही फॉर्मूला है, फर्स्ट वी विल डू पायलट प्रोजेक्टिंग। ओके। पहले पायलट प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसको सक्सेसफुल करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट इन अ सेंस कि जो भी हमारा एम है उसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट ले लेंगे, स्मॉलेस्ट मार्केट ले लेंगे, मिनिमम प्रोडक्ट ले लेंगे कि भाई 1 या 2 प्रोडक्ट ले लेंगे, एंड देन वी गेट इनटू दिस बिजनेस। एक बार पायलटिंग प्रोजेक्ट जब हमारी स्ट्रांग हो जाती है तो हमारे स्किल्स बढ़ जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के भी, कलेक्शन के भी, प्रोसेसिंग के भी और मार्केटिंग के भी। एंड देन आप जितनी मर्जी इसमें इन्वेस्टमेंट करो उतनी कम है। तो इसमें गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है? तो गवर्नमेंट बहुत तरीकों से सपोर्ट कर रही है। अगर आप देखें तो अब तो सबसे, अगर कोई आप PMEGP आपने सुना होगा, जो प्राइम मिनिस्टर फंड है, PMEGP के ऊपर 25 लाख से लेके 1 करोड़ तक की सब्सिडी है। और इसके अंदर अगर आप ऐसे जगह पे हैं जो इतने प्रोग्रेसिव नहीं है और स्पेशली अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो इसकी सब्सिडी 50% तक चली जाती है बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो इसमें मशीन पे है, कहाँ पे वो सब्सिडी यूज कर सकते तो हैं? दिस इज ऑल अपॉन मशीनरी के ऊपर ये सब्सिडी मिलती है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिकली मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सब्सिडी है और दूसरे व्यवसायों के लिए भी है, तो इट इज़ अ गुड स्टार्टअप। फिर एनिमल हस्बेंड्री है, नाबार्ड है, एनिमल हस्बेंड्री से इंटरेस्ट सबवेंशन है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर 12% इंटरेस्ट है तो 4% गवर्नमेंट दे देती है। ओके। तो इनिशियली बहुत कम इंटरेस्ट पे आप पैसा उठा सकते हैं इस डेयरी के अंदर डालने के लिए। और ये स्कीम्स जो हैं सेंट्रल भी होती हैं और बेसिकली स्टेट लेवल भी होती हैं। तो आप जिस भी स्टेट में हो, आप वहाँ डेयरी डेवलपमेंट के ऑफिसेज होते हैं। डेयरी डेवलपमेंट एक कंप्लीट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तो आप वहाँ जाके पूछें कि स्टेट लेवल पे क्या सब्सिडीज हैं और क्या क्या स्कीम्स हैं, और एक बार ये आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि ये हर साल बदलती है। हर 2-4 साल के बाद चाहे स्कीम वही है, नाम बदल जाता है और उसके जो कंप्लायंसेस हैं वो भी बदल जाती हैं। तो सबसे पहले तो आप डेयरी डेवलपमेंट ऑफिस में जाके अंडरस्टैंड करें कौन सी आपके स्टेट पे स्कीम्स हैं। तो क्या मवेशी खरीदने के लिए भी कुछ है? बिल्कुल, वो नाबार्ड बहुत सपोर्ट करता है। नाबार्ड का अलग अलग जो है, अगर आप 4 गायें, 5 गायें या 20, तो अलग अलग उनके प्रोग्राम, उनके ब्रैकेट्स होंगे जिसके बेसिस पे। यूपी में गोकुल की स्कीम है, उसके अंदर बड़े बड़े फार्म्स को भी मिल रहा है। अभी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी बहुत हेल्प कर रहा है इस डेयरी फार्म और फार्मर कम्युनिटी को आगे लेकर जाने के लिए, और उनका एक ब्रीडिंग प्रोग्राम है। और बेसिकली जो हमारी देसी नस्ल है, सरकार चाहती है कि अभी बहुत सारी विदेशी एनिमल्स हैं हमारे, जिसको हम क्रॉस ब्रीड एनिमल्स बोलते हैं, जो यहाँ चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट बहुत ही फोकस कर रही है कि हमारे जो
आपने सुना होगा गिर गाय का दूध, देसी गाय का दूध, और बहुत महंगा बिकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, तो गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड कि ये जो ब्रीड है, हमारी इंडियन ब्रीड है, वो आस्ते आस्ते इम्प्रूव हो, उसकी भी मिल्किंग की कैपेसिटी बढ़े और हमारी खुद की ब्रीड्स आगे लेकर जाए। और लैंड वगैरह पे भी कुछ है? एक तो आपने बोला मशीन पे गवर्नमेंट की स्कीम है जहां पर 50% तक की भी सब्सिडी है, और अगर कोई फीमेल स्टार्ट करती है ये बिजनेस तो उसके लिए सब्सिडी सपोर्ट ज्यादा है। नॉर्मली 25% है, वुमेन अच्छा। एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर 50% भी चली ओके। जाती है। और सपोज आप नॉर्थ ईस्ट से हैं या हिली एरिया से हैं तो दैट वेट विल हेल्प, वहाँ पे भी परसेंटेज ज्यादा है सब्सिडी की सेटअप, बिजनेस सेटअप करने में। और आपने कहा कि पशुओं को खरीदने के लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट, नाबार्ड सपोर्ट करता है, तो कुछ लैंड वगैरह के लिए भी है या उससे रिलेटेड कुछ सपोर्ट है गवर्नमेंट का उसमें? नो, एज सच लैंड पे कोई सब्सिडी नहीं है। लैंड के अलावा अगर आपने एनिमल लेना हो या शेड कंस्ट्रक्शन करनी हो, प्रोसेसिंग प्लांट लगाना हो, ट्रांसपोर्टेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के ऊपर हो, उसके अंदर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है सब्सिडी की, लैंड पे नहीं करती। तो अच्छा, यहाँ पे तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट में क्या अपॉर्चुनिटी, किस तरीके की अपॉर्चुनिटी है डेयरी से रिलेटेड बिजनेस में? देखो, अगर मैं एक बैंक फिगर दूं तो अभी गवर्नमेंट की सब्सिडी का 30,000 करोड़ का बजट है। ओके। जो डिफरेंट लेवल पे है, और ये कंजम्पशन पूरे हिंदुस्तान के लिए अवेलेबल है, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर हो, चाहे वो गवर्नमेंट प्लेयर हो, कोऑपरेटिव्स हो, क्योंकि आप जानते हैं कोऑपरेटिव्स एक मेजर बिजनेस होल्ड करता है डेयरी के अंदर। तो ये इतना बड़ा फिगर जो 30,000 करोड़ का है जो अवेलेबल है सब्सिडी। सो कोऑपरेटिव्स के बारे में आप कुछ बताइए कि यहाँ पे इसमें डेयरी में कोऑपरेटिव्स का क्या रोल है, किस तरीके से वो सपोर्ट करेंगे न्यू बिजनेस ओनर्स को? देखो, कोऑपरेटिव्स एज सच बिजनेस ओनर्स एज एन एमएसएमई तो सपोर्ट एज अ सेकेंडरी रहेगा, लाइक एज अ सप्लायर, क्योंकि जैसे जैसे कोऑपरेटिव बढ़ रहे हैं उनको पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, उनको मशीनरी चाहिए, उनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दूध बेचने के लिए डीलर्स चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, तो ट्रांसपोर्टर्स चाहिए इतना सारा ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो कोऑपरेटिव वो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देता है बिजनेस के अंदर। जो कोऑपरेटिव की जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, आज हमारा जो डेयरी फार्मर है उसके घर पे पैसा है, वो एक कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि कोऑपरेटिव इन अ सेंस, अब ब्रांड तो बहुत बड़े हैं, नंदनी, अमूल, लाइक बहुत बड़े बड़े कोऑपरेटिव्स हैं, सरस, वीटा। अब ये क्या करते हैं, ये गांव में जाते हैं, गांव के अंदर सोसाइटीज बनती हैं। सोसाइटीज मतलब जिनके पास वो मवेशी हैं, एक या दो, जो घर में जिन्होंने डेयरी एनिमल्स रखे हुए हैं, मिल्क एनिमल्स रखे हुए हैं, तो वो एक मिल के सोसाइटी बनाते हैं। ओके। रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है, और वो सोसाइटी का एक कर्तव्य होता है कि अपना दूध जो कलेक्शन करेंगे सोसाइटी पे, वो सारा कोऑपरेटिव को, जो उनके साथ एग्रीमेंट में होगा, उनको सारा दूध देंगे। और कोऑपरेटिव उसके अंदर वो दूध लेती है, उनको पैसे भी देती है। और बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां सब्सिडीज भी हैं, और अगर कोई विलेजेस में सपोज किसी ने एनिमल रखा है और वो सोसाइटी में दूध देता है, अब राजस्थान के अंदर 5 रुपए पर लीटर की सब्सिडी है जो गवर्नमेंट देती है। ओके। इसी तरह कर्नाटका में है, झारखंड में है, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर ये सब्सिडी दी जाती है। तो इसमें किस टाइप के टेंडर्स और किस टाइप के गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी? सब्सिडी तो एक पार्ट हो गया। जी। तो ये पूरा कोऑपरेटिव बिजनेस टेंडर बेस्ड पे ही चलता है। ओके। इट इज लाइक अ काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एज सच। तो इनके टेंडर्स होते हैं जहां हम भी इक्विपमेंट्स, लाइक हमारा अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ बिजनेस कम्स फ्रॉम दीज कोऑपरेटिव्स। तो ये कॉन्टिन्यूसली अपने प्रोडक्ट को एनहांस करते हैं। अब मेजर रोल है मिल्क टेस्टिंग का, तो मिल्क टेस्टिंग की मशीनरी के टेंडर्स होते हैं। फिर चिलिंग सेंटर्स बनने हैं, बहुत जगह सोसाइटीज बननी है जहां चिलिंग सेंटर रखे जाते हैं, तो कूलिंग टैंक के टेंडर्स होते हैं। फिर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट के टेंडर्स होते हैं। तो ये पूरा जो कोऑपरेटिव है वो टेंडर बेस पे ही रन करता है। टेंडर बेस पे ही काम करता है। बिल्कुल। ओके।
तो इसके लिए एमएसएमई बिजनेस ओनर्स के लिए काफी अपॉर्चुनिटी है, अगर वो किसी भी तरीके से एसोसिएट होना चाहते हैं इन कोऑपरेटिव के साथ, तो वो टेंडर सिस्टम से ही एंट्री उनकी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे बिजनेसेस इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे एक्सपेंशन है, कंस्ट्रक्शन के बहुत टेंडर्स होते हैं। फिर आप समझें कि इतना पैकेजिंग लगता है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि सारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पैक हो रहे हैं, तो पैकेजिंग एक बहुत बड़ा है। फिर सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर के अंदर बेसिकली एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग टेंडर्स हैं, डिफरेंट टाइप के जैसे एनिमल्स को वो सपोर्ट करते हैं, एआई सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं भूल जाऊं, एक्चुअली आपने 4 पिलर्स तो बता दिए थे, उन पिलर्स को आप किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? तो अगर ये 4 पिलर्स के ऊपर किसी को अच्छे से उतरना है, तो उसके लिए हमने डेयरी एक्सप्लोरर प्रोग्राम दिया हुआ है। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ वर्चुअल स्कूलिंग व्हिच इज फॉर 1 ईयर प्रोग्राम, जहां लोग आते हैं, इन चारों चीजों के बारे में सीखते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे सब्सिडी कैसे लेनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, एफएसएसआई के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है, कलेक्शन के अंदर क्या क्या कंट्रोल्स रखते हैं, टेस्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें चेक करनी है, क्या क्या अडल्ट्रेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते, अगर आपने प्रोडक्ट बनाया है तो वो कैसे और अच्छी गुणवत्ता का बन सकता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि किसने प्रोडक्ट बनाया, लाइक पनीर बनाया, अब आपने पनीर खाया और खा के देखा कि भाई मुझे मजा नहीं आया। अब वो मजा नहीं आया तो कैसे बता दें? अब कोई इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर तो कहेगा कि मैंने तो सामान दे दिया, मशीन दे दी। अब उसको स्वाद नहीं आया या उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बनी, तो वो कौन जाके उसको सपोर्ट करेगा? तो ये पूरे स्कूल के अंदर हम सपोर्ट देते हैं, एंड देन एक बारी वो यहाँ से ग्रेजुएट हो जाते हैं, एंड देन दे कैन फुली इक्विप्ड टू सेट अप देयर ओन डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सो इसमें बेसिकली क्योंकि जब पूरा का पूरा ये बिजनेस कोई भी सेटअप कर रहा है, तो किस तरीके के रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल्स और कंप्लायंसेस की जरूरत पड़ती है? तो देखो, सबसे पहले अगर हम सेटअप की बात करें, जो मेजर रोल है वो एफएसएसएआई का है, कि एफएसएसएआई के रूलिंग के हिसाब से हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। लाइसेंस भी अलग अलग स्टेट सेंट्रल के होते हैं, तो अपने जो आपका स्कोप है उसके हिसाब से आपको वो रजिस्ट्रेशन लेनी है और उन सब चीजों का पालन करना है। पालन इन द सेंस कि एफएसएसएआई के हिसाब से जो जो मिल्क प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता की पहचान होनी चाहिए, अडल्ट्रेशन को रोकने के लिए उसके कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह। सर्टिफिकेशन भी बेसिकली आपके पास खुद की लैब होनी चाहिए, ओके, जिससे कि आप ये सब चीजें जान पाए। फिर उसके बाद एक पोल्यूशन भी एक सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो ऑर्गेनिक मटेरियल आप वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण का प्रदूषण फैलता है। तो उसके लिए भी आपको सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं। फिर तीसरा अगर मैं कहूँ पैकेजिंग, तो पैकेजिंग एक्ट को भी समझना बहुत जरूरी है कि आपने किस तरह से पैक किया है। वेट्स एंड मेजर का जो रूलिंग है उसको भी समझना बहुत जरूरी है कि आप जो पैकेट्स बना रहे हैं तो किस तरह से उसको। तो हमारी ऑडियंस के लिए ना मैं आपसे एक डॉक्यूमेंट लूंगी जो कि जितने भी अप्रूवल्स और कंप्लायंस, लाइसेंस, सर्टिफिकेशन वगैरह चाहिए हो, तो पता हो लोगों को कि किस किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटली। अब हमारा इस पूरा सेशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया है, दैट इज रैपिड फायर, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ और आपको 1 लाइनर आंसर देना है। शुरू करें? जी जी। डेयरी स्टार्ट करने में गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सपोर्ट क्या है? सबसे बड़ा सपोर्ट है कि सब्सिडी एक की अवेलेबिलिटी है जो सब बिजनेसेस पे नहीं होती। ओके। डेयरी में सबसे यूजफुल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? सबसे अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां आप बेसिकली हम डेयरी का मंदिर मानते हैं उसको, और नाबार्ड भी आप कह सकते हैं जो सपोर्ट करता है फार्मर्स को। ओके। डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस क्या होता है, मतलब डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस क्या होता है? देखो, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस अगर हम कहें तो कोल्ड चेन है, जो हमारे को मिल्क और क्वालिटी कंट्रोल करने में मदद करती है। ओके। सब्सिडी किस चीज पर मिलती है? सब्सिडी आप अगर फार्मिंग साइड से देखें तो एनिमल से लेकर इक्विपमेंट और सारी चीजों पे अगर आप प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन, यू कैन गेट कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन।
गवर्नमेंट डेयरी को इकोनॉमिक सेक्टर क्यों मानती है? क्योंकि दूध जो है वो हर घर पे है और मिल्क की कंजम्पशन, हिंदुस्तान को दूध से प्यार है, तो इसीलिए होना है ये। AHIDF क्या है? तो बेसिकली ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। तो MSME वालों के लिए तो सबसे बड़ा है कि इंटरेस्ट का सबवेंशन मिल जाता है कि भी आप ऑलमोस्ट 4% तक का अगर इस स्कीम के अंदर इंटरेस्ट कर सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे मिलता है। ओके, गवर्नमेंट की बिगेस्ट प्रायोरिटी क्या है डेयरी बिजनेस को लेकर? तो अगर आज की डेट में देखेंगे, जैसे मैंने बोला, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। तो हम इतने बड़े तो हो गए हैं कि सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गए हैं। और इस वक्त गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इंडिया के जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसके सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स बने। तो ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। डेयरी बिगनर्स जो स्टार्ट करना चाहते हैं डेयरी का बिजनेस, उनके लिए सबसे पहला उनको क्या काम करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बोला, मैं बोलता भी हूं कि अर्निंग तब तक नहीं होती जब तक लर्निंग ना हो। तो अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो पहले लर्निंग करें और उसके बाद फिर इस बिजनेस में आके अर्निंग करें। डेयरी बिजनेस में फ्यूचर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का क्या इंटीग्रेशन है? जो भी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो भी नए बिजनेसेस आ रहे हैं और इसके अंदर बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं, आपने बहुत सारे नए नए डेयरीज का नाम सुना होगा, उनकी स्ट्रेंथ ही यही है कि वो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, चाहे वो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, प्रोसेस करना या उसको मार्केट करना, या जो चैनल्स जो बना रखे हैं डिलीवरी के उसके ऊपर काम करना। मार्केट में बहुत सारे गैप्स हैं। अभी भी हिंदुस्तान में इतनी जगह पड़ी हैं जहां अभी प्रोसेस्ड मिल्क नहीं पहुंच रहा, तो उस गैप्स को कंप्लीट करना। आपने बताया कि 30,000 करोड़ की गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि फुल्ली यूटिलाइज नहीं होती, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो उसके लिए आप वन लाइन क्या सजेस्ट करना चाहते हैं जो डेयरी का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं? मैं तो बोलूंगा कि अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, उसके ऊपर इस बिजनेस के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटी है, पूरा हिंदुस्तान है। लाइक सिर्फ शहर नहीं, अर्बन, रूरल, सब जगह इस प्रोडक्ट की डिमांड है। आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर बन जाती है तो गवर्नमेंट आपको बहुत इसके अंदर उत्साह देगी और इस बिजनेस के अंदर आने में आपको बहुत आसानी से रास्ता दिखाएगी। मच आज आपने बहुत सारे इंसाइट्स दिए और बहुत सारी नॉलेज दी। स्पेशली जो लोग डेयरी बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं और जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता है, तो वो स्केल करने में भी उनको सपोर्ट करेगी। और अपॉर्चुनिटी बताइए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कितना बड़ा इंडिया में गैप है इसको फुलफिल करने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद आपका इस थैंक यू वेरी मच सिया फॉर इनवाइटिंग मी टुडे एंड इट वाज प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।